चलिए बेटा शुरू करते हैं। सॉरी कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। मेरे बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए। हम ये अज्यूम कर रहे हैं ज़्यादातर बच्चे फिफ्थ सेम के ही हैं, तो आपके पास ऑलमोस्ट 10-12 महीने रहेंगे टू प्रिपेयर। अब मेरा बच्चा प्रिपरेशन करनी कैसे है, अगर ये पता लग जाए ना तो काफ़ी आसानी हो जाती है। आज ही मैं आपको पेपर की क्वालिटी भी बता दूंगा, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली में, और अकॉर्डिंगली यू कैन एक्चुअली सी कि आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। एसएमई और एमएमई छोड़कर मैं आपके ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट्स कवर करूंगा एज यू ऑल नो। मेरे बच्चों, मैं ये टॉपिक्स आपके कवर करने वाला हूं: माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक इको, इंटरनेशनल इको, इंडियन इको, डेवलपमेंट इको। पहले माइक्रो से स्टार्ट करूंगा, इसलिए माइक्रो के बारे में थोड़ी डिटेलिंग पहले दे रहा हूं एंड देन ऑब्वियसली आगे की बात करेंगे। जब मैक्रो शुरू करूंगा तो फिर मैक्रो की डिटेलिंग बताऊंगा। मेरे बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने 3 हिस्सों में इसको बांटना है। वी हैव गॉट कंज्यूमर थ्योरी, वी हैव गॉट प्रोड्यूसर थ्योरी एंड वी हैव गॉट मार्केट फॉर्म्स। मेरे बच्चा, अभी पहले कंज्यूमर थ्योरी की बात कर लेते हैं। कंज्यूमर थ्योरी जब आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, प्रिपेयर करेंगे आई शुड से, सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के। उसके बाद आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं और मेरे नोट्स पढ़ने हैं। मेरा तरीका क्या रहेगा आपको प्रिपेयर करा पाने का, वो मैं समझा देता हूँ। आपको हर वीक के लिए 3 से 4 चैप्टर्स दिए जाएंगे कि ये आपको वीडियोस वॉच करने हैं, नोट्स पढ़ने हैं उस पर बेस्ड हमारे, और अपने डाउट्स मार्क कर लेने हैं। फिर जब लाइव क्लास हुआ करेगी तो पहले उन 3 या 4 चैप्टर्स का जो आपका होमवर्क रहेगा, उसमें आप पहले अपने सारे डाउट्स लोगे। कंसेप्चुअली कुछ चीज समझ नहीं आ रही, सारा दोबारा करवाओगे। कोई नोट्स में कुछ समझ नहीं आई तो वो सारा दोबारा करवाओगे। और फिर उसी क्लास में हम उन चैप्टर्स पर बेस्ड जो आपने उस वीक कवर किए होंगे, उसका हम आपको कराएंगे एमसीक्यूज प्रैक्टिस। वो मैं साथ में सॉल्व करके दूंगा आप लोगों को ऑब्वियसली। अब मेरा बच्चा, सवाल उठते हैं कि एमसीक्यूज कितने प्रैक्टिस करें कि वो सफिशिएंट हो। वेल, देयर इज नो लिमिट, लेकिन हाँ इतना मैं आपको बता सकता हूँ, खाली कंज्यूमर थ्योरी की मैं आपको 600 से ज्यादा एमसीक्यूज करवाऊंगा, जिसमें ऑब्वियसली आपके पास पेपर्स भी इंक्लूडेड होंगे। इनफैक्ट मैं आज की क्लास में आपको कंज्यूमर थ्योरी के 2022 में आए हुए, 23 में आए हुए, 24 में आए हुए, 25 में आए हुए, एक्चुअली में जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, सॉल्व करवा के दूंगा। और आपको उसके लॉजिक भी साथ में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा देखो ये कौन से चैप्टर में से उसने क्वेश्चन निकाला और आपको कहाँ पीछे जाके इसको दोबारा पढ़ लेना चाहिए। मेरा बच्चा, आप जैसे मैं कह रहा हूं इसको ढंग से अगर फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी, एसएमई एमएमई छोड़कर आई डेयर से, लेकिन आपको पेपर में कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं है। यू नो, आपका बहुत ही अच्छा आसानी से पेपर हो जाएगा। तो अब मैं सीधा क्वेश्चन शुरू करता हूं मेरा बच्चा। पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए ले रहा हूं, मैं बुक पे मतलब बोर्ड पे ही लिख देता हूँ, इनकेस बाद में आप रिकॉर्डिंग वगैरह देखो तो आपको टेंशन ना हो मेरा बच्चा। ये क्वेश्चन आए हुए 2023 में मेरा बच्चा, तो मैं जान के ही लिख रहा हूँ सो दैट आप इंटरनेट पर या अगर आपके पास मटेरियल है तो सब लोग चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, द एंगल कर्व फॉर अ गिवन गुड इज, और फिर ऑप्शन दे दिए बेटा, ए नेगेटिवली स्लोप्ड, बी पॉजिटिवली स्लोप्ड, सी वर्टिकल, या डी हॉरिजॉन्टल। मैंने शॉर्ट में लिख दिया मेरा बच्चा, क्वेश्चन को मैं साइड कर देता हूं। तो मेरा बच्चा, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, मैं ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, लेकिन मेरा बेटा मैं हर क्वेश्चन के साथ ये भी बताऊंगा कि ये इस सेमेस्टर में इस चैप्टर पे इस जगह पर इस पेज नंबर पर था। इससे आपकी जो जो रिफाइनमेंट होगी, जो कमांड होगी ना, वो देखने लायक होगी मेरा बच्चा। क्वेश्चन बनाए, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन बनाने से पहले ये देखेंगे ये कहां था मेरे बच्चा, एंगल कर्व। अच्छा, कुछ लोग एंजल कर्व बोलते हैं इसको, नो नो नो, इट्स एंगल कर्व। सो एंगल कर्व क्या है वो मैं बताऊंगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, और क्या आंसर आएगा वो भी मैच करेंगे मेरा बच्चा। लेकिन राजे, एंगल कर्व पढ़ा कब था हमने, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं मेरा बच्चा। एंगल कर्व राजे हमने पढ़ा था सेमेस्टर 3 में, चैप्टर नंबर 6 में, और वेरियन बुक थी ये। सो जब आप अपनी इकोनॉमिक्स ऑनर्स की सेम 3 कर रहे थे ना, चैप्टर नंबर 6 ऑप्टिमल चॉइस के बाद वाला, जिसमें वो प्राइस ऑफर कर्व, इनकम ऑफर कर्व वगैरह आप करते थे, ये वहां था।
तो सर इसको जान के हमें क्या मिलेगा? बेटा मिलेगा, मैं बताता हूँ क्या मिलेगा मेरा बच्चा। कई कई बारी क्या होता है, आपको ये टॉपिक तो समझ आ गया जो मैंने सॉल्व किया, लेकिन फिर भी आप कभी आपको लगता है यार मैं भूल रहा हूँ ये था क्या एग्जैक्टली exactly? तो यू डोंट हैव टू जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग। आपको मालूम है अच्छा इस जगह पे ये वाले चैप्टर में था, नोट्स निकाले और फटाफट से पढ़ ली। आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं मेरा बच्चा। एंगल कर्व होता क्या है राजे? एंगल कर्व होता है इनकम डिमांड कर्व। इनकम डिमांड कर्व डिटेल में सेम 3 में सबको सिखाया ही हुआ है। अब मेरे बच्चों इनकम डिमांड कर्व क्या कहता है कि सर यहां पर इनकम ले लो, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड ले लो। सही बात है ना मेरा बच्चा, यही कहता है ना राजे? याद करो याद करो। हाँ क्या क्वेश्चन? ऑर्डिनरी डिमांड कर्व से कैसे अलग है बेटे? ऑर्डिनरी डिमांड कर्व प्राइस और डिमांड का रिलेशन लेता है मेरा बच्चा। एंगल कर्व इनकम एंड डिमांड का रिलेशन लेता है। अब सवाल क्या है हमारा? एंगल कर्व फॉर अ गिवन गुड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिवली स्लोपिंग, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ध्यान से समझना मेरा बच्चा। राजे ये मैंने इनकम ली और ये मेरी क्वांटिटी, ठीक है। अब मेरे को एंगल कर्व को अगर देखना है तो मुझे इनकम का चेंज देख करके उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा। सपोज इनकम बढ़ गई मेरा बच्चा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे ये जो गिवन गुड है ना, ये होता है एक इंफीरियर गुड। इसकी डिटेलिंग कहां करी थी? ये करी थी चैप्टर नंबर 8 सेम 3 वेरिएंट, जहां पर एक बड़ी प्यारी एक फेमस स्टेटमेंट है, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर बट नॉट ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन। जो डिपेंड करता था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है इनकम इफेक्ट से, कि इनकम इफेक्ट ज्यादा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। सारा पढ़ाऊंगा, दोबारा सारा करेंगे मेरा बच्चा। लेकिन आई होप हमको थोड़ा बहुत याद हो कि गिवन गुड इंफीरियर गुड होते हैं। एक स्टेटमेंट थी ना, ऑल गिवन गुड आर इंफीरियर बिकॉज सभी के इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, बट नॉट ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन गुड्स बिकॉज इन ऑर्डर टू बी अ गिवन गुड दैट नेगेटिव इनकम इफेक्ट हैज टू बी ग्रेटर देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जिन्होंने मेरे साथ सेम 3 किया हुआ है, आई एम मैं घमंड की बात नहीं कर रहा, बट आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि ये आपको पता है स्टेटमेंट। जिन्होंने नहीं किया नो प्रॉब्लम, सारा दोबारा करेंगे ना। तू मेरी सारी वीडियोस देखेगा, अभी मैं तेरे को ऐप पे सारा एक्सेस दूंगा, और ऑब्वियसली अगर तेरे को नहीं समझ आ रहा तो मैं लाइव क्लास में सारा दोबारा कराऊंगा ना बेटा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर मैं ये मान लूं मेरा बच्चा कि मेरा गिवन गुड एक इंफीरियर गुड है, जो कि है, तो अब बताओ इंफीरियर गुड कैसे रिएक्ट करते हैं? इनकम बढ़ने पर डिमांड सर कम हो जाती है, वेरी गुड। तो फिर ये डिमांड कर्व, एंगल कर्व आई शुड से, या इनकम डिमांड कर्व कैसा बना सर? डाउनवर्ड स्लोपिंग। वो तो ठीक है मेरा बच्चा। ऑप्शन में क्या आंसर देगा सर? ऑप्शन में आंसर दूंगा नेगेटिवली स्लोप्ड। नेगेटिवली स्लोप्ड क्योंकि ऐसा है। अब धर्म से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता इसने क्या आंसर लिखा है, आइए चेक करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4, ये लो जी, मैं आप पहले हर सीट पे दिखा देता हूं। 4 का देख लीजिए, फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है। और जो लोग बाद में देखेंगे क्योंकि आज ऑनलाइन सीधा नहीं जा रही क्लास ड्यू टू इंटरनेट, 4 का आंसर देख लीजिए, ये 1 है, आप जूम करके देख सकते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था मेरा बच्चा, इधर ये रहा, ठीक है। तो आंसर तो मैं बाद में देखूंगा, पहले कंसेप्ट पकड़ लूंगा, ये देख लूंगा कौन से चैप्टर से, रिकॉल कर लूंगा, एंड देन आई एम गोना गो। ये था मेरे बच्चों हमारा कौन से आया हुआ क्वेश्चन 2023 में। आई होप हमको समझ आ गया। इसने क्वेश्चन पूछा था एंगल कर्व फॉर अ गिवन गुड इज नेगेटिवली स्लोप्ड, पॉजिटिवली स्लोप्ड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो हमने पूरा डिटेल में घुस गए इसमें क्वेश्चन में कि ये था कहां, मैंने कहां पढ़ा था, क्या था इसके बारे में, एंड देन वी हैव गॉट दिस। दो चीजें मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड करी है, अगर आपने नोटिस करा, मैंने एंगल कर्व को एक नाम ऐड कर दिया, इनकम डिमांड कर्व, क्योंकि इस नाम से भी आ सकता है वो। और दूसरा मैंने वो स्टेटमेंट ऐड कर दी दैट ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर बट नॉट ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन। वो सवाल भी तो आ सकता है। एक क्वेश्चन और करें, ये था 2023 का, ठीक है। मैं इधर जगह बना लेता हूं थोड़ी मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं, अरे वाह, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है बेटा। मेरे को रैंडमली जो सामने आता जाएगा मैं करते जाऊंगा, 22 23 24 25, 22 23 24 25 का मैं तो तेरे को 2004-5 तक भी ले जाऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। मुझे ना बड़ा मजा आता है ऐसे दिमाग लगाने में, ऐसे क्वेश्चंस करने में ना, इनका थोड़ा अलग ही चार्म होता है। ये रटने वटने के नहीं होते ना, कंसेप्चुअली होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो हमें कहता है फॉर द यूटिलिटी फंक्शन u x y इज इक्वल टू एक्स वाई, क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूं,
and a given budget line px into x plus py into y. ओके, बस ये दिया हुआ है। और आगे कहता है what will be the optimal bundle, what will be the optimal bundle of consumption of x and y. So optimal bundle of consumption of x and y. ओके, इसमें ना मेरे को ऑप्शन लिखने पड़ेंगे पहले, तब उसके हिसाब से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शंस लिखा है 1, एक मिनट भाई, m अपॉन पी एक्स एम अपॉन पी वाई। सेकेंड ऑप्शन लिखा है m अपॉन 2 पी एक्स एम अपॉन 2 पी वाई। थर्ड ऑप्शन लिखा है m अपॉन पी वाई एम अपॉन पी एक्स। और बेटा जी फोर्थ ऑप्शन लिखा है m अपॉन 2 पी वाई एम अपॉन 2 पी एक्स। अच्छा जी, इसको साइड कर देता हूं बेटा जी। सो ये हमें एक क्वेश्चन दिया है, एक यूटिलिटी फंक्शन दिया है और बजट लाइन की इक्वेशन दी है, और बोलता है ऑप्टिमल बंडल ऑफ कंजम्पशन ऑफ एक्स वाई क्या होगा गिवन आउट ऑफ दिस गिवन ऑप्शन। अगेन आई डोंट नो द आंसर, मैं तो डिटेल में जाऊंगा, पीछे जाऊंगा कि ये कहां मैंने पढ़ा था और उसको फिर मैं यूज करूंगा मेरा बच्चा। राजे ऑप्टिमल बंडल हमने पढ़ा था ऑप्टिमल चॉइस के नाम से, चैप्टर नंबर 5 में सेम 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब कई बच्चों के दिमाग में पता है क्या आ रहा होगा, तो सही तो कहते हैं लोग सेम 3 से ही तो आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, सेम 4 से ही तो आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सेम 1 से भी आते हैं, मैंने सारा कराना है, बात खत्म। जहां से बनाना है बनाने दे उसको पेपर, मेरे को तो मजा लेना है यार। मैं एरोगेंस नहीं कह रहा इसको अपनी, ना आपको भी एरोगेंट होना है, बट एंजॉय करके जाओ यार, पेपर देने मजा आए कि हाँ यार कुछ करके आए यार, पेपर में दम था यार। अब इसकी बात करते हैं एनीवेज। तो मेरे को ऑप्टिमल बंडल निकालना है। ओके, देखो भाई ऑप्टिमैलिटी कहां आती है, जहां पर MRS इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, राइट? यही तो ऑप्टिमैलिटी आती है, याद है ना? हाँ भाई सबको। MRS क्या होता है? MU ऑफ x अपॉन MU ऑफ y इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। अब अगर तुम ये मेरे को ड्रामा कर रहे हो कि MRS MU ऑफ x अपॉन MU ऑफ y कैसे होता है, ये चैप्टर 4 में सीखा था सेम 3 में, ठीक है? अब भूल गए तो वीडियोस दिखाऊंगा ना, सारे वीडियोस में से देख लेना मेरे भाई, और फिर भी ना समझ आए तो लाइव करवाओ मेरे से। ये हो गया। अब थोड़ा जगह बनाते हैं। ये बताओ MU ऑफ x कैसे निकलता है? सर हम ना डिफरेंशिएट कर लेते हैं पूरा यूटिलिटी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। और MU ऑफ y कैसे निकलता है? सर अब यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन क्या, चलिए बता, ये है, तो इसको सर मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, और इसमें इसको पूरे को डिफरेंशिएट कर लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत बढ़िया। तो यहां पर बचेगा क्या सर? y। यहां पे क्या बचेगा? x। तो क्या मैं कह सकता हूं ये हो गया y अपॉन x इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। आराम से, कोई जल्दी नहीं भाई। अब इसको यहां ले जाता हूं, ध्यान देना सर। तो मैंने लिखा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, y को x2 अपॉन x1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। यहां से सर आप दिमाग ऐसे कैसे लगा रहे हो, आपको कैसे पता यही करना है? अरे बाबू इसने क्या बोला है, यूटिलिटी फंक्शन दिया है, बजट लाइन की इक्वेशन दी है, और बोलते हैं ऑप्टिमल बंडल निकालो कंजम्पशन एक्स और वाई का। तो ऑप्टिमल बंडल तू कैसे निकालता? ऑप्टिमल का मतलब क्या है सर? वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अरे तो बाबू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है? सर MRS इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। बढ़िया। MRS क्या होता है? डेफिनेशन नहीं चाहिए या फुल फॉर्म नहीं चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS जब आप न्यूमेरिकली सॉल्व करते होते हैं MU ऑफ x अपॉन MU ऑफ y इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। अब अगर MU ऑफ x निकालोगे तो कैसे निकालोगे? इस यूटिलिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर MU ऑफ y निकालोगे तो उसको डिफरेंशिएट कर लोगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो अगर आप नोटिस करो इस बात को, अगर आप नोटिस करो इस बात को कि ये MU ऑफ x कितना निकलेगा, तो मैं अगर x y को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो y बचेगा, और अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y तो x बचेगा। तो मेरे पास MRS आ गया बेटा y अपॉन x इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। y को मैं लिख देता हूं x2 और x को लिख देता हूं x1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा P2 x2 इज इक्वल टू P1 x1, x2 इज इक्वल टू P1 x1 अपॉन P2। देख मैं कोई रॉकेट साइंस तो कर नहीं रहा मेरा बच्चा, सेम 3 में सिखाया भी हो तुम सबको। अब बजट लाइन क्या थी? बजट लाइन ये थी सर, ठीक है? यस सर। इसको एज इट इज लिख मेरा बच्चा, P2 को भी एज इट इज लिख, x2 को रिप्लेस कर दे एज P1 x1,
अपॉन P2, ठीक है, इज इक्वल टू M, ये कैंसिल, 2P1 X1 इज इक्वल टू M, X1 इज इक्वल टू M अपॉन 2P1, और सिमिलरली X2 क्या हो जाएगा, M अपॉन 2P2। तो सर इसको सॉल्व करके दिखाओ ना। अरे मेरा बच्चा, उस केस में तू बस ये कर देता, ये P2 X2 इज इक्वल टू P1 X1 है, इसको तू ऐसे लिख सकता है, X1 इज इक्वल टू P2 X2 अपॉन P1, तो फिर वो वहां से सॉल्व हो जाएगा। बात तो वही है, आराम से देख ले, P2 X2, ये P1 इधर आ गया, और फिर उसी बदल लाइन में X1 को रिप्लेस करेगा तो ये X2 की फॉर्म में आ जाएगा। अब आंसर देखते हैं क्या निकल रहा है हमारा। मेरा बेटा M अपॉन PX M अपॉन PY, नो। M अपॉन PY M अपॉन PX, नो। M अपॉन 2PX M अपॉन 2PY M अपॉन 2PY M अपॉन 2PX, आपको लगेगा ये सेम है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस में जाएं तो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। सेकंड, मुझे सच में नहीं पता, आपको लग रहा होगा क्लीशे, मैं नहीं देखता, मुझे नहीं आते थे आंसर, मेरे को कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट से निकलेगा आंसर, और लाइव क्लास में ही गलत है तो गलत है भाई, इसमें कोई मैं मेरी नाक छोटी नहीं हो जाएगी, गलती इंसान से हो जाती है, मैं गलती होगी मैं देखूंगा भाई कहां गड़बड़ हुई है, लेकिन इट शुड बी ऑर्गेनिक। आओ देखते, क्वेश्चन नंबर 5, आप सब लोग पहले देख लो जो यहां पे है, देख लो भैया अभी, क्योंकि फोटोकॉपी नहीं है सबके पास, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आंसर मुझे नहीं पता, 5 का आंसर है 2, दैट्स 2, ये आप चेक कर सकते हैं जी सब लोग, क्लियर। मेरा अभी और भी करा रहा हूं क्वेश्चंस, बात को समझो, अगर शॉर्टकट से करते हो जी, मैं खाली एमसीक्यूज कर लेता हूं, मैं खाली मॉक पेपर कर लूंगा एंड आई विल बी गुड टू गो, यू विल बी गुड टू गो, बट मेरा ध्येय यह है कि तू रैंक निकाले। अरे ऐसा पेपर धमाक के साथ आए कि मजा आ जाए, वो तभी होएगा जब डिटेल में पढ़ाई करेगा। और डिटेल में पढ़ने का मतलब क्या है, डिटेल में पढ़ने का मतलब है ए, जो आपने अभी तक पढ़ा उसको थोड़ा पॉलिश कर लिया जाए, बी, किसी कारणवश अगर कुछ चीजें कमजोर रह गई हैं तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए, सी, जो आप कन्वेंशनल पेपर देते हो उसमें ना आप थोड़ा ब्रॉड वे में पढ़ते हो कि यार मेरे को पेपर में आंसर लिखना है, पूरा बनाना है, डायग्राम बनाना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एंड लाइक दैट, ये पेपर ऐसे नहीं होते, ये पेपर है मेंटल मैथ्स के, क्विक चले दिमाग फटाफट ऑप्शन के साथ। कई बार तो ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार इसके तो आंसर समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर आपको ऑप्शन से ही उसको बैक खेलना पड़ेगा आपको, कि ऑप्शंस देख के आपको समझना पड़ेगा कि यार क्या आंसर बन सकता है इसका। सो दैट्स व्हाई ये काफी इंटरेस्टिंग रहता है। तो डिटेल में पढ़ते हैं, मैं बैठा हूं ना आपके लिए, आप हफ्ते के 3-3 चैप्टर खत्म करते चलो, डाउट्स लेते चलो, उस पर बेस्ड एमसीक्यूज करते चलो, वी आर गुड टू गो। 2005 से लेके 2024 सारे पेपर कर लो, 2025 तक सारे पेपर कर लो मेरे साथ सॉल्व, बैठा हूं मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन के लिए। बट द कैच इज, वो अक्कड़ बक्कड़ नहीं खेलना, हमने तुक्केबाजी नहीं लगानी, हम तो भाई साहब जो क्वेश्चन दिया होगा उसको पढ़ के ये रिकॉल कर लेंगे कि ओ ये उस सेम में था, उस किताब में था, उस चैप्टर में था, उस पेज पर था। आइए और क्वेश्चंस करते हैं, पहले जगह बना लू थोड़ी सी बेटा, चलो और क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। और ये एक्चुअली में जो जैसे आप देख ही रहे हो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं, एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आपको आसान दिखा दूं, ऐसा कुछ दिखा दूं, जो एक्चुअली में आया हुआ है वो हम बना रहे, मजा ले रहे हैं उसका। आइए जी और क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी क्या क्या हमको मिलता है। ये एक अगेन 2023 का क्वेश्चन है, चांस की बात है, लाइन से दिए हुए हैं, इसमें मेरे को लग रहा है 2023 के। एनीवेज, हमें दिया हुआ है डिमांड फंक्शन, ये ना डीपी करके लिख रहा है, एक्चुअली में आपको इसकी आदत है ऐसे देखने की डिमांड फंक्शन की, तो ऐसे भी लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। ये लिखा है 100 माइनस पी, ओके। आगे कहता है पी एक्स इज 50, ओके। निकालना क्या है, कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस निकालो, किसका कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा। सो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है 100 माइनस पी, पी एक्स प्राइस दिया हुआ है 50,
और बोल रहा है कंज्यूमर सरप्लस निकालो। निकालते हैं जी। उससे पहले ऑप्शंस लिख लो। 1250, 3750, 2250, 3050। ठीक है, अब मैं इसको साइड कर देता हूं जी। आइए पहले बात करते हैं यार, ये हमने पढ़ा कब था भैया? कंज्यूमर सरप्लस ये पढ़ा था ईडी चैप्टर नंबर 7, सेम 1, मैन क्यू, वहां पढ़ा था ये। जब वो कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस करते थे, जो तुम्हें कई 90% जो बैठे हो ना, आज तक तुम्हें समझ नहीं आया। वो जो स्टेप कर बनाता था ऐसे, याद करो, और फिर उससे कंज्यूमर सरप्लस निकालते थे। अगर तो तेरे को आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो मेरी वीडियो मैंने तो ऐप में लाइन से ही तेरे पास चैप्टर्स होंगे, आराम से देख के वहां से कर ले। तब भी समझ नहीं आएगा, लाइव क्लास में दोबारा कराता हूं। आते हैं सर। अब कुछ बच्चे जिन्होंने 4th सेम में मेरे पास आए थे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आए थे, 4th में आए थे। मोनोपोली जब मैंने कराया था तब भी कंज्यूमर सरप्लस निकालना सिखाता था मैं, मोनोपोली के अंदर भी और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी। याद है ना? हाँ सर, बहुत बारीक करे थे वो। क्या? अच्छा। हम्म। तो हाँ, सेम ये कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। बात परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली की नहीं होती, कंज्यूमर सरप्लस एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। वो क्या है मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। देखो जी, अगर मैं वैसे डेफिनेशन की बात करूं कंज्यूमर सरप्लस की, तो वो क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे माइनस व्हाट दे एक्चुअली पे। ठीक है, अब देख, इतना तो मैं मानता हूं, ये डेफिनेशन तो यार सबको आती है, ये सबको आती है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? हाँ, ये है मजेदारी वाली बात। आइए सिखाते हैं। सबसे पहले ये डिमांड का, ठीक है, प्राइस 50, ये रहा जी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस फंक्शन को यूज करके ना पहले प्राइस डाल देता हूं। ये आ गई 50 क्वांटिटी, ठीक है। पहले आराम से देख लो, यहां तक सबको क्लियर? मैंने क्या करा? मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 50, वो लिख दिया। डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग ये इसी से पता चल रहा है, इनवर्स रिलेशन से। और फिर मैंने इस फंक्शन में ये प्राइस पुट करके इसकी क्वांटिटी जितनी वो खरीद रहे 50 रुपए पर, वो निकाली। हाँ, निकाल रहा हूं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे माइनस व्हाट दे एक्चुअली पे। सो मैंने कंज्यूमर सरप्लस में सेम 1 के बच्चों को सिखा रखा है। तुम में से शायद एक दो थे सेम 1 में मेरे पास, बाकी ऑनलाइन जो देखेंगे वो मेरे को याद नहीं कौन, मतलब मेरे को नहीं पता किसने फर्स्ट सेम में पढ़ा है मेरे से। मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था आपको कि कंज्यूमर सरप्लस जो कहता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। व्हाट ही इज विलिंग टू पे इज हिज रिजर्वेशन प्राइस। और मैंने आपको सिखाया था रिजर्वेशन प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे कंज्यूमर इनडिफरेंट हो जाए बिटवीन बाइंग एंड नॉट टू बाय। खरीद भी सकता है, नहीं भी खरीद सकता गुड को। वो कैसे निकालें? उस केस में ना बेटा, आपका ये फंक्शन है 100 माइनस पी। हाँ, आप डिमांड को 0 रख लो तो पी 100 आ जाएगा बेटे। डिमांड को 0 रखने का पर्पस ही यही है कि आपका वो आ जाए, रिजर्वेशन प्राइस आ जाए। रिजर्वेशन प्राइस वो जिस प्राइस पर कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। कंज्यूमर इज सेइंग आई मे और मे नॉट बाय। सो न्यूमेरिकली आपको अगर उसका रिजर्वेशन प्राइस निकालना है, जो कि मस्ट है बिकॉज दैट इज द प्राइस व्हाट इज विलिंग टू पे, वो ऐसे निकलेगा। ये आ गया 100। अब मैंने सेम 4 में तुमको सिखाया था कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 50, हाइट हो गया 100 माइनस 50, हाफ इंटू 50 इंटू 50, ये हो गया 1250 है जी। 2500, 1250। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में तो है जी 1250। अब हमारा आंसर ये भाई के आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट वी नीड टू सी। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 10 था जी, 10। आंसर फर्स्ट, 10th का फर्स्ट आ रहा है जी। फर्स्ट ही है क्या ये? हाँ फर्स्ट ही है जी, 1250। तो एकदम वैलिड है जी। अभी आगे बढ़ते हैं जी।
हर क्वेश्चन के, और ये नहीं कि सिर्फ ये, भाई साहब अगर मैं तेरे साथ 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, 5,000 के 5,000 तेरे को मैं बताऊंगा कि ये इस चैप्टर में, इस सेमेस्टर में, इस किताब से, इस पेज नंबर पे तूने सॉल्व किया था टॉपिक ऑब्वियसली सॉल्व करना। तो ऑब्वियसली यार आधा तो बात तभी खत्म हो जाती है जब हमको यही मालूम है कि कहां से उठा के दे रहा है क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से, एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड। चले आगे, चले। अब मेरा बेटा, मैं मतलब बीच में बताते चलूं आप लोगों को, जब आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो ना कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे जो आपने, अब जो अब न्यू लॉट ऑफ पीपल जैसे आप लोग आ रहे हैं, आपकी जनरेशन ने नहीं करे टॉपिक, लेकिन इंटरेस्ट में आएंगे। सर हमने क्यों नहीं करे? अरे आपके सिलेबस से हटा दिया उन्होंने भाई। कौन कौन से टॉपिक है? रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जो आपने कभी नहीं पढ़ी, आपको करनी होगी। इंटरटेम्पोरल थ्योरी, जो आपने कभी भी नहीं करी, आपको करनी पड़ेगी। आपको जो प्रोडक्शन बताया गया सेमेस्टर 3 में, वो सरेनो से कराया गया, रद्दी रीडिंग, बिल्कुल ही रद्दी, बिल्कुल ही खराब। आपको करना पड़ेगा निकलसन एंड स्नाइडर, वो होती है एक्चुअली में प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए बेस्ट। तो ये थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो हमको मालूम है, वो हम आपको उसी तरीके से ढालेंगे, उसी तरीके का क्वेश्चन बना के देंगे। आगे बढ़ते हैं जी। अब अगला क्वेश्चन मैं लूं उससे पहले, आप लोगों का अभी तक का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए मेरे से बेटा। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ जी, अच्छा। और किसी का क्वेश्चन सेम, किसी का ऐसे ही सेम क्वेश्चन है तो पूछिए जी। देखो जी, मैं आपको बताता हूं। बच्चे का सवाल है कि सर मैंने ना बिल्कुल पढ़ाई करी ही नहीं, मेरे को तो बस ले ली मैंने इको ऑनर्स, बट मैंने पढ़ी नहीं। आपके पास फोर्थ सेम में आए थे ना आप? फोर्थ सेम का पेपर ठीक हुआ था? हाँ वो ठीक हो गया था, अच्छा। चलो बढ़िया। देखो मेरा बेटा, जब मैं आपको जो मैंने वीडियोस आपके लिए जिस सीक्वेंस में बनाए हैं, मैं ये मान ही नहीं रहा कि आपको कुछ भी आता है। जब आप वीडियो 1 से स्टार्ट करोगे ना मेरा बेटा, जब आप वीडियो 1 से स्टार्ट करोगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। कई बच्चों को कोफ्त भी हो सकती है कि यार ये पहले बेसिक सीखूंगा। हाँ सीखेगा भाई। भाई एक बार बता, क्वेश्चन बेसिक का या एडवांस का? नंबर तो तेरे को पूरे दे रहा है, नंबर तो बराबर ही दे रहा है, तेरे को फुल मार्क्स निकालने हैं। बात तो समझ। तो सर अगर मैं अब कर लूं, वही मैं समझा रहा हूं। तूने पास्ट में क्या करा? आई हैव नो इश्यूज। तेरे पास 1 साल है ऑलमोस्ट, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करता जा। एसएमई एमएमई की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट नहीं है। बाकी में अरे यू विल हैव अ गाला टाइम, बहुत ही आराम से, बहुत ही मस्त तरीके से करने वाले क्वेश्चन। और तेरे को अगर ये लगता है कि सर आप जो कराओगे एमसीक्यूज, देख मैं तो खाली 600 ही एमसीक्यू से ज्यादा कंज्यूमर के कराऊं, मतलब ये मान ले मैं माइक्रो में 1,500-2,000 एमसीक्यूज कराऊंगा। हाँ, उसमें से ना आया तो देखो भाई, मैं कोई गारंटी, वो ऑब्वियसली कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन पेपर सिलेबस से तो आएगा। मैं खाली एमसीक्यू की तो प्रैक्टिस करा नहीं रहा, सारे टॉपिक करा रहा हूँ वीडियो से, डाउट में सारा दोबारा करा रहा हूँ, मतलब लाइव क्लास में आप दोबारा कर सकते हो जो भी टॉपिक समझ नहीं आया, उसके नोट सारे पढ़ रहे हैं हम। अगर सिलेबस में से क्वेश्चन आएगा तब आप बड़े आराम से कर सकते हो, सिलेबस से बाहर आ जाए तो नो वन कैन हेल्प। और एक बार बताओ ना, ऐसे तो बंदा 50,000 क्वेश्चन कर ले, गारंटी तो कभी भी नहीं होती। बात वो है कि हम क्वेश्चन इसलिए नहीं करेंगे कि यही पेपर में आएंगे, हम क्वेश्चन इसलिए करेंगे कि जो हमने सीख लिया है क्या वो हमसे अप्लाई हो रहा है कि नहीं। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है जी, देखें कोई बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए निकालें ताकि मजा आए आपको सवाल बनाने में। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है जी, आइए ये करते हैं। कहता है बैंड वैगन इफेक्ट, ये बताइए बैंग बैंग बैंड वैगन इफेक्ट से डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, मतलब डिमांड क्या हो जाएगी रादर। अच्छा जी, तो ऑप्शन दिए इन इलास्टिक, इलास्टिक, सेम और यूनिट इलास्टिक। अच्छा जी, देखता हूं जी, सवाल को पहले समझते हैं क्या है ये। बैंड वेगन इफेक्ट से डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, इलास्टिक, इन इलास्टिक, सेम या यूनिट इलास्टिक। क्योंकि ये ईडी की बात कर रहा है, तो ईडी आपने करा है चैप्टर नंबर 5
सेम वन मैनक्यू, ठीक है। अच्छा ये आया कौन से ईयर में हुआ है क्वेश्चन? 2022, CUTPG 2022। अच्छा जी, चलिए मैं आपको पहले बता दूं, आपकी जो जनरेशन है, नो आपने बैंड वैगन इफेक्ट नहीं किया हुआ पेपर में, मैं करा के दे रहा हूं बट वैसे आपने नहीं किया हुआ। बताता हूं क्या है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, दिखावेबाजी, वॉनाबीज। कैसे इसको डिफाइन करूं बैंड वैगन इफेक्ट को? देखो बैंड वैगन इफेक्ट का बेसिक मतलब ये है कि शोशेबाजी करना, मतलब दूसरों को कॉपी करना। एक एक चीज चलन में आ गई, एक चीज फैशन में आ गई, तो यू ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन द, क्या बोलते हैं, ग्रुप, और ज्वाइन दैट थिंग, कि भाई इफ समबडी, इफ एवरीबडी इज फॉलोइंग फॉर इट, व्हाई शुडंट आई बी डूइंग द सेम। एग्जाम्पल आज की जनरेशन के हिसाब से दूं, यू आर सो फिट मैन, स्पोर्ट्स में आप, ये मैं देता हूं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपने कभी देखा हो विराट कोहली को, आजकल बेन स्टोक्स भी, और काफी सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो ना एक बैंड पहनते हैं, वूप, यस यस, वूप वाला, ठीक है, अराउंड 30-32 हजार का है, सब्सक्रिप्शन अलग। आपको क्या लगता है, डोंट यू थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, सी आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, बट मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल, आई गेस, वो पता है क्या कर रहे होंगे, वो उसके लिए जा रहे होंगे, क्या कहते हैं, क्योंकि विराट कोहली ने पहना है तो मैं भी पहन लेता हूं, क्योंकि विराट कोहली ने पहना है तो मैं भी पहन लेता हूं। पर 30,000 का है यार। अगर आपकी जेब में है वो पॉकेट, मतलब आपके पॉकेट अलाउ करते हैं, तो यू विल गो फॉर इट, राइट। अब मैं इससे रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। बैंड वैगन इफेक्ट, इन इलास्टिक, इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक, आई होप आप सबको इनके मतलब तो पता ही है। यार मेरे को ऐसा लगता है, अगर वूप का जो बैंड है, जो 30,000 रुपए के आसपास का है, जो कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल वोंट बी एबल टू अफोर्ड, लेकिन अगर वो सस्ता हो जाए, तो आपको क्या लगता है, ज्यादा लोग उसके लिए जाएंगे या कम लोग जाएंगे उसके लिए, क्या लगता है आपको? ठीक है, सी सर इज सेइंग, मेरे को क्या मतलब विराट कोहली से, मैं तो अपने साथ से चलूंगा। बैंड वेगन इफेक्ट का मतलब जान लेते हैं पहले। बैंड वेगन इफेक्ट का मतलब ही यही है कि यू आर फॉलोइंग द ट्रेंड बेसिकली। सो हियर इट इज अज्यूम्ड दैट यू आर फॉलोइंग द ट्रेंड, ठीक है। सो अगर वो वूप का जो बैंड है वो सस्ता हो जाए, वूप का बैंड जो है वो सस्ता हो जाए, तो बताइए आप लोगों के हिसाब से, वूप का बैंड अगर सस्ता हो जाए तो आप लोगों के हिसाब से ज्यादा लोग खरीदेंगे या कम? ज्यादा। मेरे बच्चों, इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड क्या होता है, प्राइस में जितना चेंज आए, डिमांड में उससे प्रोपोर्शनली ज्यादा चेंज आ जाए, तो बैंड वेगन इफेक्ट में ये होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। और अभी आप इससे थोड़ा पीछे जाओगे ना, 2016, 17, 14, 12, तो वहां पर ना स्नॉब इफेक्ट, वेबलन गुड्स, उसके भी क्वेश्चन हैं, हम वो भी प्रैक्टिस करेंगे। दो, अभी जो करंट लॉट ऑफ आपका जो पढ़ाई है उसमें ये सब कुछ भी नहीं है, आई एम अफ्रेड, लेकिन करके जाना पड़ेगा, बिकॉज दे अज्यूम कि भैया इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, सब पता ही होगा। सो मेरे हिसाब से इलास्टिक होना चाहिए। बैंड वेगन इफेक्ट का मतलब यही है कि लोग क्या बोलते हैं उसको, भेड़ चाल, तो भेड़ चाल में जाएंगे कि भाई सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। अभी हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे ही प्राइस कम हुआ हम इस बैंड वेगन में शामिल हो जाएंगे, एंड ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाएगी। सो आई एम क्वाइट श्योर कि ये फिर इलास्टिक ही होना चाहिए। बाकी देखते हैं किताब क्या कहती है। फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड बता रहे थे, सेकंड इलास्टिक ही है जी। सारे पेपर आपको दूंगा मैं, ऑब्वियसली फिजिकल फॉर्म में बुकलेट दे दूंगा सबको। यहां तक क्लियर, आई होप। आगे बढ़े मेरा बच्चा, आगे बढ़े मेरा बच्चा, ऑल गुड। चलिए, नेटवर्क आ गया है बेटा, तो मैं एक काम करता हूं, एक बार ऑनलाइन अगर कुछ आ सकते हैं तो आ जाएंगे, उनको ज्वाइन करवाते हैं बेटा, ठीक है, अभी करते हैं आगे। चलिए, सो गाइस, अब तक जितने भी क्वेश्चन हो गए हैं, आई होप तो सभी को क्लियर है। अब आगे के क्वेश्चंस जो हैं हम बढ़ाते हैं आपके लिए। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि 2022 के आपने करा दिए क्वेश्चन, 2023 के आपने करा दिए,
24-25 के भी कुछ क्वेश्चंस कराइए। मैं ये देख ही नहीं रहा कि कौन सा 2022 में आया है, कौन सा 23 में आया है, कौन सा 24 में आया है, कौन सा 25 में आया है। मैं तो रैंडमली जो क्वेश्चन सामने आएगा सॉल्व करके आपको दूंगा। आपको ये भी साथ में बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में, इस सेमेस्टर में, इस पेज पर दिया है, वहां पर आपको टॉपिक की डिटेलिंग भी मिल जाएगी। सो वी आर जस्ट नॉट ब्लाइंडली सॉल्विंग द क्वेश्चंस, वी आर आल्सो सीकिंग कि ये पर्टिकुलर टॉपिक कहां पर आया था, कौन से सेमेस्टर में, कौन सी बुक में, कौन से चैप्टर में, कौन से पेज पर था। आइए स्ट्रिंग करते हैं बाकी इसी को आगे चीजों को। अब जो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूं मेरा बेटा, मैं आपके लिए वो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूं एंड लेट्स सी आप कैसे इसको बनाते हैं। सो अब तो काफी सारे बच्चे ऑनलाइन भी आ गए हैं। देरी के लिए मैं माफी चाहूंगा, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा बेटा, ये आया हुआ है CUT PG 2022। क्वेश्चन क्या है मैं पहले वो लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कौन से सेमेस्टर में, कौन सी किताब पे, कौन से चैप्टर में, कौन से पेज नंबर पर आपको मिलेगा। जैसे जो जो लोग अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, आप पुराना जो है वो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, जो आपका मिस हो गया, तो यूल गेट अ गुड आइडिया हाउ वी गोना गो। क्वेश्चन है मेरा बच्चा, डिमांड फॉर एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक। ठीक है जी, राइटिंग के लिए मैं माफी चाहूंगा। इफ द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक देन, हमें अब 4 ऑप्शंस दिए मेरे बच्चों, अभी निकालेंगे उसका आंसर। लेकिन वो साथ में क्या बोलता है, पहला ऑप्शन, इफ द प्राइस डिक्रीजेस, इफ द प्राइस डिक्रीजेस टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस। ओके, इफ द प्राइस डिक्रीजेस total revenue decreases. Okay, if percentage decrease in price is lower than percentage increase in demand, percentage change in price is less than percentage change in demand, and last कहता है rising prices, prices बढ़ रहा है, I repeat prices बढ़ रहा है, but there is no difference in TR, यानी TR is same। ठीक है, इसको मैं साइड लगाता हूं मेरा बच्चा, एंड वी आर गोना गो फुल थ्रॉटल। आइए सवाल समझते हैं मेरा बच्चा, एक मैंने बच्चे को एंटर कर दूं एक बारी फटाफट, चलिए कम ऑन। सो CUT 2022 का है वह क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमने ये टॉपिक पढ़ा कहां होगा। सवाल है, डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक। मेरे बच्चों, ये इन इलास्टिक जैसी टर्म आ गया, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट इलास्टिसिटी। ये हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 5 में, सेमेस्टर 1 के अंदर, किताब का नाम था मैनक्यू। और ये पर्टिकुलर टॉपिक को आप चैप्टर 5 जब खोलेंगे नोट्स, तो 7th और 8th पेज पर आपको ये टॉपिक मिलेगा। ये टॉपिक क्या है बताऊं? इस टॉपिक को हम बोलते हैं डायमंड रूल। डायमंड रूल क्या कहता था, ध्यान देंगे, प्राइस कम TR ज्यादा, कब? अगर डिमांड इज इलास्टिक। प्राइस कम TR कम, ये कब? जब इन इलास्टिक। प्राइस कम TR सेम, कब? जब ED इज इक्वल टू 1। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये भूल गए कि यार ये कब पढ़ा था मैंने, यार ये तो मेरे को ध्यान ही नहीं है। तो मैं आपको 3 चीजें बताता हूं। आई थिंक सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हैं। आई एम शेयरिंग यू समथिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग यू समथिंग। सर मैं करता हूं काम तो बढ़िया ढंग से ही करूंगा, ऐसे आधे अधूरे में मजा ही नहीं आएगा जी। आई एम शेयरिंग यू समथिंग। आप जिस भी ग्रुप में है ना, एक बारी ये चीज देख लें और फिर आप खुद आइडिया लगा लें। फिर मैंने बोला ना, तीन बातें हैं, तीनों बताता हूं आपको। आप लोग अपने अपने ग्रुप में देखो, मैं कुछ शेयर कर रहा हूं। देखो मेरा बच्चा, आई एम शेयरिंग समथिंग विद यू। और ये जो मैंने शेयर किया है, ये मैं पढ़ भी देता हूं आपके लिए। When demand is inelastic or price elasticity is less than 1, P and TR move in the same direction, यानी direct relation है। When demand is elastic, a price and total revenue move in opposite direction, that is this. And if demand is unit elastic, TR remains same, यही है। जब आप मेरी MA इको की प्रिपरेशन शुरू करोगे,
सेकेंड चैप्टर जो मैंने बना रखा है वो यही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आपको क्या लगता है स्ट्रेट अवे आप एमसीक्यू शुरू कर दोगे एंड यू आर गोना गेट द रैंक? बेसिक से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में इन बच्चों को बताया, मैं आप जो अब ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको बता देता हूं, हर वीक आपको 3 से 4 चैप्टर खत्म करने होंगे, फिर लाइव क्लास में आप उसके डाउट्स लोगे नोट्स पढ़ने के बाद। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आ रहे आप सारे लाइव मेरे से दोबारा करवाओगे, और फिर उन 4 चैप्टर, उन 3 चैप्टर जो भी उस वीक में आप कवर करेंगे उसके हम करेंगे एमसीक्यूज, जो मेरे सामने लाइव आप सॉल्व करोगे। दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए सवाल बनाते हुए निकल जाएंगे आगे। तो बेसिक से ही मैं स्टार्ट कराऊंगा। मैं आपको सेम 1 से लेके सेम 6 तक जितने भी पेपर है अदर देन एमएमई और एसएमई, आई मेक श्योर कि आपकी कमांड ऐसी हो कि आप जब क्वेश्चन देखें तो आपको यह तक पता हो कि ये कौन से चैप्टर से, कौन सी बुक से, कौन से पेज से उठाया गया है। आंसर तो अपने आप फॉलो करेगा। अब ये क्वेश्चन पर वापस आता हूं। सवाल है डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक। मैं पहले तो इसकी स्टेटमेंट पर ही थोड़ा सा सोचूंगा कि यार ये बात सही है क्या। आप याद करो ईडी में हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं, इनकी डिमांड इनइलास्टिक ही होती है। तो स्टेटमेंट तो ठीक है। अब इनइलास्टिक अगर ये है तो मैं इस डायमंड रूल में आ गया। इनइलास्टिक वाला रूल क्या कहता है कि प्राइस और टोटल रेवेन्यू जो है वो इनवर्स घूमते हैं। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो टीआर कम हो जाएगा, और रादर मैंने उल्टा लिख दिया यहां पर, ये डायरेक्ट रिलेशन में घूमते हैं। सो अगर इन इलास्टिक है मेरा बच्चा तो फिर पी और टीआर विल मूव इन सेम डायरेक्शन। यस, ऑप्शंस देखो, ये तो इनवर्स रिलेशन है, ये तो परसेंटेज की बात हो रही है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये तो ईडी इज इक्वल टू 1 की बात हो रही है। मेरा सारा फोकस अब आ गया इधर, पॉजिटिव रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू मी, अभी चेक करेंगे आंसर, विल सी एवरीबॉडी। According to me, the answer for this question should be B. चेक कर लेते हैं। This is question number 2. As per this 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, ये आंसर की है सेकंड का 2। मैं जूम कर देता हूं थोड़ा आप सबके लिए, सो दैट आप बेहतर तरीके से देख पाए। एक मिनट बेटा, एक मिनट जूम कर रहा हूं मैं आपके लिए। हाँ आपको भी दिखा रहा हूं मेरे भाई, झूठ थोड़ा ना बोल रहा हूं। ठीक है, चले। तो हर क्वेश्चन, और अभी ऑनलाइन तो आपने अभी ज्वाइन करा ना, इन सबसे पूछो, अभी हमने 6-7 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। एक एक क्वेश्चन को हमने उसकी हिस्ट्री तक निकाल दी पूरी, कि वो क्वेश्चन कहां पर कौन से चैप्टर में छुपा था। ऐसे ही तैयारी करनी है बेटा, मजा लेके एकदम। आइए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं जी क्या क्या बनता जाएगा। अब कुछ बच्चे पता है क्या कहते हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग में भी कह रहा था, सेम 3 सेम 4 कर ले तो बात बन जाएगी ना। अरे तूने बात नहीं बनानी, तूने रैंक बनाना है। रैंक बनाने के लिए सारा सेम 1 भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सर सेम 1 तो बड़ा बेसिक है। अच्छा, अब मैं तेरे को कराता हूं, अभी जो सीयूटी का पेपर हुआ है 2025 का क्वेश्चन, तू देखना कि वो बेसिक क्वेश्चन था कि नहीं। ये आई होप सबको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं वो है 2025 का मेरे बच्चे। लेट्स सी, क्वेश्चन पहले लिख देता हूं आपके लिए। कहता है CUT 2025, the decisions by consumer to buy large quantities of a good at each possible price। यानी प्राइस गिवन है, सेम प्राइस है और डिमांड बढ़ रही है। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, उसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने। The decision by consumers to buy large quantities of a good at each possible price cannot be caused by A, इनकम बढ़ गई कंज्यूमर्स की, B, टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल हो गए, C, एक्सपेक्टेशंस ये हो गई कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, डी, लोगों की इनकम बढ़ी और गुड इंफीरियर है। आइए इसको समझते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एट गिवन प्राइस लोग डिमांड बढ़ा दें, इन रीजंस में किसकी वजह से। मैं स्टेटमेंट दोबारा पढ़ भी देता हूं एक बारी, कहीं मैं स्टेटमेंट गलत ना ले रहा हूं। The decision by consumers to buy large quantities of a good at each possible price cannot be caused by। तो सवाल है गिवन प्राइस पर डिमांड बढ़ रही है, इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। यही सवाल है। मैंने आपको क्या बोला, मैं ऐसे पढ़ाता ही नहीं, ना पढ़ता ना सवाल करता।
मैं सबसे पहले जाऊंगा इसकी तय पे। डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आया होगा, ये पढ़ा होगा हमने चैप्टर नंबर 5 सेमेस्टर 1 मैनक्यू, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये आपको हेडिंग मिली होगी शिफ्ट इन डिमांड का। और जब आप ये चैप्टर खोलेंगे, ये चैप्टर खोलते ही थर्ड पेज पे मिलेगा आपको। मैं ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा, आप नोट्स अपनी रीडिंग संभाल के रखे होंगी, देख लेना। अरे सबसे पहले घुस जाओ कि ये क्वेश्चन बनाया कहां से है उसने, फिर याद आना शुरू होगा, एंड देन यू आर द बॉस। अब आंसर के लिए जाते। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एट अ गिवन प्राइस, एट द गिवन प्राइस डिमांड नहीं, डिमांड बढ़ सकती है, मगर इनमें से ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से डिमांड नहीं बढ़ सकती? अगर इनकम बढ़ रही है सिर्फ, देखो बेटा, अगर कुछ नहीं गिवन तो हम नॉर्मल गुड मानेंगे, तो हमें पता है इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड तो बढ़ती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल हो गए तब भी डिमांड बढ़ती है। लोगों की एक्सपेक्टेशन हो गई कि फ्यूचर प्राइस बढ़ जाएंगे तब भी प्रेजेंट में डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इनकम बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड है, अगर ये तो डिमांड नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इंफीरियर गुड के केस में डिमांड क्या हो जाती है? कम। सवाल क्या है दोबारा समझो। एट गिवन प्राइस डिमांड किस वजह से नहीं बढ़ सकती, ये सवाल है। तो एट गिवन प्राइस डिमांड किस वजह से नहीं बढ़ सकती? आई गेस दैट वजह इज दिस, इनकम बढ़े और गुड ये इंफीरियर हो, क्योंकि इनकम बढ़ने पर इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ती नहीं, इंफीरियर गुड की डिमांड क्या हो जाती है राजे? कम। और अगर वैसे इनकम बढ़े और गुड्स नॉर्मल ही है तो डिमांड बढ़ेगी, टेस्ट फेवरेबल आ जाए, टेस्ट प्रेफरेंस, डिमांड बढ़ेगी। और लोगों को लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो भी अभी करंट में डिमांड बढ़ेगी। लेकिन ये जो रीजन है ना कि इनकम बढ़ रही है और गुड इंफीरियर है, आई एम डैम श्योर इसकी वजह से डिमांड कभी भी नहीं बढ़ सकती, क्यों? डिमांड कम हो जाएगी। और लोग आपको क्या कहते हैं? एडवांस लेवल। अरे एडवांस क्या होता है? सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर भाई, इसका कुछ सेम है कि नहीं है। 23 हमारे हिसाब से आंसर है डी, फोर्थ। 20, 21 है, सॉरी मैंने कहा 23 कहां है, 21 फोर्थ। चेक कर लीजिए सब। ले ले भाई, झूठ थोड़ा बोल रहा हूं यार। क्लियर जी सबको? आगे बढ़े। अरे 2005 तक ले जाऊंगा मैं आपको, सारे क्वेश्चन मजे मजे से करते जाएंगे। अच्छे से पढ़ते जाओ। ये सोचो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे तो इकोनॉमिक्स का मजा नहीं लिया तो फिर फायदा क्या? तो अभी जब आप प्रिपरेशन शुरू करोगे तो कैसे शुरू करोगे? बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम से खींचते हुए निकल जाओगे, और एक से एक बढ़िया से बढ़िया टॉपिक आपको मिलेंगे। कुछ आप मेरी मदद करना, कुछ आप मेरे को ज्ञान देना, कुछ मैं आपको ज्ञान दूंगा, दोनों मिल बांट के बढ़िया सा कुछ काम कर लेंगे जी। लेकिन जो भी एमसीक्यू आप करो, एमएमई एसएमई, देखो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, बट मैं तो उसमें भी आपको सजेस्ट करूंगा, जब आपके सामने क्वेश्चन आए, जस्ट डोंट लुक एट द ऑप्शंस। सर बुक लेनी होगी ये वाली, अरे मैं दूंगा ना बुक यार जितेंद्र, कोई बुक नहीं लेनी होगी तेरे को यार। ये तो क्या है, ये तो पास पेपर्स हैं यार, ये थोड़ा, ये तो मैं तेरे को बस आइडिया दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहा है और तेरे को किस हिसाब से तैयारी करनी है। बुक मैं दूंगा तेरे को भाई, मेरे ही नोट्स पढ़ने हैं, मेरी वीडियोस देखनी है, एमसीक्यू सारे मैं दूंगा। मैं दे दूंगा 5-6 हजार एमसीक्यूज, और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद बनाने दे पेपर। और मेरी बात रह गई, मैं आपको कह रहा हूं चाहे एमएमई चाहे एसएमई का भी पेपर दे रहे हो, जब आपके सामने क्वेश्चन आए ना, डू नॉट जंप ऑन ऑन द ऑप्शंस स्ट्रेट अवे। ओ ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन है, ये क्या पैनिक क्रिएट करते हो आप? पहले आराम से क्वेश्चन देखो, रिकॉल करो कौन से चैप्टर में था। वो जैसे आपका आधा तो काम वही बन गया जब आपको ये पता याद हो गया कि कौन से चैप्टर में कौन से सेमेस्टर में मैंने पढ़ा था, क्या था इसका कॉन्सेप्ट, एंड देन गो फॉर द ऑप्शंस। बेस्ट वे है ये सॉल्व करने का। ये नॉर्मल कन्वेंशनल पेपर नहीं है जो आप अपने नॉर्मल यूनिवर्सिटी एग्जाम में तैयार करते हो, जहां आंसर बना के लिखने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। यहां मेंटल मैथ्स का काम है। जितनी जल्दी से दिमाग चलेगा उतना बेटर आप आंसर बना के साइड कर दोगे। आओ जी और क्वेश्चन निकालते। तो आई होप मजा ही आ रहा है अभी तो हमको सॉल्व करने में। अब ये नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यूज ही आते हैं, कई बारी एमसीक्यू के अलावा इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है जो मैं अब आपके साथ करवा रहा हूं आपको। ये आया हुआ है सीयूटी 2023, ओके 2023 में। इसमें ना दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं बेटा। स्टेटमेंट वन, देखते हैं जी क्या दी हुई है मेरा बच्चा। स्टेटमेंट वन, द प्राइस कंजम्पशन कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड फॉर अ गिवन गुड। प्राइस कंजम्पशन कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड
in case of Giffen goods. Okay. Statement 2. All Giffen goods are inferior. All Giffen goods are inferior. अभी मैंने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे देखो उसमें स्टेटमेंट भी दी है. All Giffen goods are inferior, but all inferior goods are not Giffen. क्या बढ़िया सवाल है. आओ जी सॉल्व करते हैं इसको. चलो सर इसके ऑप्शन लिख दो. ऑप्शन वही है, दोनों सही दोनों गलत, एक सही एक गलत, ये ऑप्शन है. मेरे को तो ये टॉपिक देख के इतना मजा आ रहा है, इसको सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा हमको. मैं कलर चेंज कर देता हूं जी. चलो जी, तो सबसे पहले पीसीसी नेगेटिवली स्लोप्ड है गिफिन गुड के केस में, यस और नो? ये मैं बाद में बताऊंगा. पहले मैंने को दिमाग चलाना है. पीसीसी प्राइस कंजम्पशन कर्व, ये मैंने कहां पढ़ा था? ये मैंने पढ़ा था दोस्त चैप्टर नंबर 6 सेमेस्टर 3 वेरियन में, हॉल वेरियन में. अब सवाल उठता है क्या पढ़ा था. आइए बनाते हैं बाबू लोग. ये आपकी बजट लाइन थी, ये आपका कंज्यूमर ऑप्टिमल, ये आप डिमांड कर रहे थे. सपोज प्राइस ऑफ गुड वन फॉल्स, ये लो जी, ठीक है. और गिफिन गुड तुमने सीखा ही हुआ है. गिफिन गुड क्या होता है सर? गिफिन गुड वो होता है जिसमें प्राइस कम डिमांड कम. एब्सोल्युटली. तो अगर प्राइस कम डिमांड कम तो मेरे प्यारे बच्चे ये पीछे आ जाएगा. तू ये सुनो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर. याद कर गिफिन गुड था क्या? प्राइस कम डिमांड कम, प्राइस ज्यादा डिमांड ज्यादा. और अगर तू भूल गया है, सर मैं भूल गया हूं, बताता हूं फिर. ये जो गिफिन गुड्स की बात है बच्चा, ये हमने सीखा था चैप्टर नंबर 8 सेमेस्टर 3 अगेन वेरिएंट. अब जब तू मेरी वो एमए की पूरी लिस्ट देखेगा वीडियोस की, तो तेरे को ये मिल जाएगा वहां पर. दोबारा देखते हैं, दोबारा करते हैं, वीडियो से समझ आ जाए, रिकॉल हो जाए, ग्रेट. नहीं तो तेरे को लगे कि यार मेरे को तो समझ नहीं आया, तो फिर जो लाइव क्लास होगी तो उसमें दोबारा सारा करवा मेरे से. मैं बैठा हूं तेरी सर्विस में, बोर्ड पे सारा करके दूंगा तेरे को. ठीक है ना? देख मैं तेरा समय बचाना चाहता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तू आधे अधूरे कंसेप्ट करके निकल जाएगा. इफ यू हैव अ डाउट, लाइव क्लास है, अपने सारे डाउट लेना मेरे भाई. अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये हमको याद है, थोड़ा बहुत पता है. अब सुनो बात को ध्यान से. देखो मेरा बच्चा, मैं नॉर्मल गुड का भी बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे. ये ए बी, ये IC1, E1, X1. सपोज गुड वन का प्राइस गिरा. अगर नॉर्मल गुड होता तो उसकी डिमांड बढ़ जाती, राइट मेरा बच्चा? प्राइस कम डिमांड ज्यादा. ये बना क्यों रहा हूं बताता हूं. मेरे बच्चे पीसीसी क्या था? प्राइस कंजम्पशन कर्व. अब अगर तूने मेरे साथ सेम 3 नहीं पढ़ा हुआ, कहीं और पढ़ा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हो सकता है तेरे को पीसीसी टर्म ही ना बताया हो. तेरे को सिर्फ वेरिएंट की टर्म बता दियो, विच इज पीओसी. वेरिएंट में टर्म होती है प्राइस ऑफर कर्व. वहां पे टीचर बताता ही नहीं कि प्राइस ऑफर कर्व का दूसरा नाम प्राइस कंजम्पशन कर्व है. तो अगर तूने मेरे साथ पढ़ा है तो मैंने तो तेरे को बता रखा था कि देख पीओसी पीसीसी एक किसी भी नाम से आ सकता है. तो यहां पे पीसीसी का मतलब पीओसी ही है. अब बता नॉर्मल गुड के केस में ये पीओसी ऐसा बनता, अपवर्ड स्लोपिंग. सर मैं पीओसी भूल गया हूं सर, इसको डिफाइन कैसे करते थे? इट इज द लोकस ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड. इट इज द लोकस ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड. याद कर. नहीं तो वीडियोस अभी दोबारा करेगा, मेरे साथ क्लासेस लेगा, मैं दोबारा पूरा पूरा सिखा दूंगा मेरे बेटे को. ठीक है. अब सवाल क्या है? पीसीसी इज नेगेटिवली स्लोप्ड अंडर गिफिन गुड्स. अब यहां पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा. इसके ना 3 ऑप्शंस बनते हैं. 3 ऑप्शंस कैसे हैं मैं बताता हूं. 1 2 3. अगर आप आपकी वेरिएंट देखो सेमेस्टर 3 की, बाबू इफ आई हैव इट, रुक मैं दिखाता हूं तेरे को. एक पॉइंट रुक बेटा, दिखा के काम में मजा आता है ना फिर. चैप्टर 8, चैप्टर 6, एक मिनट बेटा बस. ये देख, मैं तेरे को जान के दिखाना चाहता हूँ सो दैट तेरे को ना वो ऐसा लगे कि हाँ यार मेरे साथ चीटिंग नहीं हो रही. मैं जूम करता हूँ, आप लोग भी देख लो सर.
ये देखो, ये क्वेश्चन है बेटा, नोटिस करो, यही डायग्राम बनाया मैंने गिवन गुड्स के लिए, प्राइस कम डिमांड कम, ठीक है, ठीक है। अब मैं एक चीज और दिखाता हूं, वो देखना, आपको बहुत ध्यान से बात को पकड़ लेना है। ये देखो, नॉर्मल गुड में इसने पीसीसी बना रखा है, पीओसी कर्व बना रखा है, देखो नॉर्मल गुड के केस में अपवर्ड स्लोपिंग देखो, डिमांड कर्व बनाया हुआ साथ में, वो अभी क्वेश्चन में नहीं, मैं देखने का, इधर ये वाला देखो सिर्फ, ये वाला, ये सर कहना क्या चाहते हो बताता हूं, सिर्फ इसके ऑप्शंस पे ही मैं क्यों जाऊंगा, मैं भाई साहब पूरा दिमाग लगाऊंगा, फिर बनेगा क्वेश्चन, फिर बनेगी बात। देखो जी, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, इसके तीन ऑप्शन होते हैं। पहला, यूजुअली पीसीसी बनता ही नहीं है, अगर आप नोटिस करें गिफिन गुड के केस में, अगर वेरिएंट के हिसाब से जाए बनाता ही नहीं है वो। सेकंड, कुछ कॉलेज में, जो आपके कॉलेज में बुजुर्ग लेक्चरर हैं, वो ऐसा बनाते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग, इनवर्स एस शेप भी बोलते हैं इसको। ये दूसरा हो गया, इनवर्स एस शेप्ड, ठीक है। और तीसरा, आप अगर नोटिस करो तो जा तो इनवर्सली ही रहे हो ना, प्राइस कम डिमांड, प्राइस कम जो है और डिमांड कम, जा तो ऐसे ही रहे हो ना आप। ये क्या कह रहे हैं, नेगेटिवली स्लोप, तो अगर आप इसको नॉर्मल ऐसे बनाते तो ये ऐसे ही बनता, नेगेटिवली स्लोप नहीं बनता, अगर सीधा बनाते इसको तो। इसलिए ये नेगेटिवली स्लोप्ड ही माना जाएगा, ये स्टेटमेंट ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि पॉजिटिवली स्लोप तो नॉर्मल गुड के केस में है। तो सर अगर यहां पे इनवर्स एस शेप लिखा होता वो भी सही है, बिकॉज इनवर्स एस शेप इज नथिंग बट, अगर उसकी नेचर देखा जाए तो वो नेगेटिवली स्लोप्ड ही है। तो अगर आप आपकी सेम थ्री की रीडिंग देखो, मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, दे डू नॉट हैव अ पीओसी कर्व, बट अगर मैं ये इसको देख के नहीं कह रहा, जितने भी लोग तुम मेरे साथ सेम थ्री पढ़ चुके हो और जो नहीं भी पढ़ चुके, सेम थ्री की प्लेलिस्ट भी देख लो, चाहे वाईटी पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, जहां पर मैंने ये सिखाया, मैंने वहां पर बोली है ये बात आपको। मैं एमए एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, मैंने तब भी बोली थी ये बात कि आपकी रीडिंग ये नहीं कराती, लेकिन कुछ पे कॉलेज में करा देंगे तो उसको बोलेंगे इनवर्स एस शेप या बैकवर्ड बेंडिंग कर। अब बैकवर्ड बेंडिंग की नेचर क्या है, नेचर तो यही है बेटा, क्या बोलते हैं, नेगेटिवली स्लो, क्योंकि जा ऐसे ही रहा है वो। तो मेरे हिसाब से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बताइए यहां तक कोई डाउट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, उसको फिर सॉल्व करते हैं। यस गाइस, एनी डाउट? वेटिंग फॉर यू गाइस, एनी डाउट? आपको क्लियर है? भूल गए हो थोड़ा, कोई बात नहीं, अभी जब जब सारे वो वीडियोस दोबारा करोगे तो आ जाएगा। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं बेटे, कोई भी डाउट? क्लियर है ये? बोलो भाई। चले सेकंड स्टेटमेंट पर चलता हूं। कहते हैं ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफिन। देखो मेरा बच्चा, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, जिनमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो, यानी इनकम ज्यादा डिमांड कम। याद रहे वो गिफिन गुड्स में भी है इनकम इफेक्ट नेगेटिव, इसीलिए हमने क्या बोला, ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर, व्हाई, बिकॉज दे बोथ हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट। But not all inferior goods are given. Why? Because in order to be a given good, the negative income effect, it should not only be the negative income effect, but it should be greater than negative substitution effect. जबकि नॉर्मल इंफीरियर गुड के केस में नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इन केस अगर आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा है ये, नॉट अ प्रॉब्लम मेरा बच्चा, जब आप मेरे साथ सारा कोर्स करेंगे, और जिन्होंने मेरे साथ सेम थ्री करा हुआ है, उतने तो मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, जिन्होंने मेरे साथ सेम थ्री करा हुआ है, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जिन्होंने नहीं किया, नो प्रॉब्लम, मैं तो स्क्रैच से पढ़ाऊंगा सारा, एक एक दोबारा बढ़िया से खींच खींच के निकालेंगे कॉन्सेप्ट को। सो अब स्टेटमेंट को क्या कहना है, all given goods are inferior, yes, all given goods are inferior because they both have negative income effect, but not all inferior goods are given. Why? Because in order to be a given good, you should not only be having a negative income effect, but it should be like negative income effect is greater than negative substitution effect. बोलो जी, क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से फिर ये स्टेटमेंट भी ट्रू है,
तो मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. लेट्स सी द आंसर. लेट अस सी द आंसर. अरे सॉरी, वेयर इज द क्वेश्चन? नाइन्थ क्वेश्चन. बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. फर्स्ट है, इसमें देखते हैं दिया नहीं दिया. फर्स्ट चेक कर लीजिए. सीधा यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं. क्रैक इट लाइक अ बॉस एंड यू आर गुड टू गो. ये 6 महीना कंसोलिडेट करना, मतलब सेम 5 कंसोलिडेट करेंगे, पूरी माइक्रो और मैक्रो पी लेंगे. माइंडेड गेम थ्योरी माइक्रो का ही पार्ट है, और जो आप ग्रोथ मॉडल पढ़ोगे सेम 5 में वो मैक्रो का ही पार्ट है. तो ये आपने पूरे निचोड़ लेने हैं. फिर जो लास्ट के 6 महीने होंगे उसमें आपको सिर्फ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और अपना इंडियन इकोनॉमिक्स. वो ज्यादा नहीं है, वो आई विल मैनेज. और दबा के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, दबा के क्वेश्चंस करिए. तो ऐसे पार्ट्स में जाना है हमको. पार्ट्स में जाएंगे ना, ट्रस्ट मी, यू विल बी द फोर्स, यू विल बी अ फोर्स टू रेकन विद. तो क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लॉजिकली सोचते हैं. अब वी आर गुड टू गो देयर. बोलो जी, यहां तक क्लियर सबको? ठीक है जी. सो अब मैं एग्जैक्ट जो मॉड्यूल है वो आपको ग्रुप में डाल दूंगा. फॉर नाउ अभी हम हफ्ते में एक क्लास रखा करेंगे 2.5 आवर्स की, जिसमें आपको हर हफ्ते का टारगेट दे दिया जाएगा हमारी ऐप में, प्लेलिस्ट में से, कि भाई ये चैप्टर्स खत्म करने हैं. उसके नोट्स आपको पहले ही दे दिए जाएंगे कि आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने, इनके नोट्स पढ़ने, डाउट्स मार्क कर लेने. फिर लाइव क्लास में मैं एक एक टॉपिक आपसे पूछता जाऊंगा. जिसमें भी आपको डाउट है आप मेरे से बोर्ड पे करवाएंगे सारा. फिर उन पर्टिकुलर चैप्टर्स का जो आपने उस हफ्ते पढ़ाई करी होगी, उस पर बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज हैं, आई थिंक एक क्लास में हम आसानी से 60 से 70 एमसीक्यूज कर सकते हैं, 3-3 4-4 चैप्टर पर बेस्ड. तो फिर उन पे खाली उन्हीं के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करी जाएगी. तो ट्रस्ट मी, ये धीरे 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 करके जब कंसोलिडेट होना शुरू हो जाएगा, विद इन आई थिंक 1.5 months 2 months, यू विल बी ऑल ओवर माइक्रो इकोनॉमिक्स. यू विल बी लाइक ओ ब्रिंग इट ऑन. उसके बाद करिए मैं 2022 क्या, मैं तो कहता हूं 2005 से लेके 2025 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे पेपर सॉल्व करेंगे. बाकी कोई अगर आपकी क्वेरीज हैं तो ये फोन नंबर है. और आपको पता है फीस तो बिल्कुल ही नॉमिनल रखी है हमने, जस्ट बिकॉज क्या बोलें कि दो वजहें हैं इसकी. पहला, ऑब्वियसली देखिए, मेरे को लगता नहीं है कि आपको कुछ नया मेरे को सिखाना है. आपने सारा किया हुआ है अपने ग्रेजुएशन लेवल पर. आई जस्ट नीड टू पॉलिश दैट अप. दूसरा, शायद इसी बहाने कुछ बच्चे ज्वाइन कर लें और उन्हें एक सही रास्ता मिल जाए, उन्हें वाकई में पता लगे पढ़ाई करते कैसे, क्वालिटी क्या होती है. बाकी इट्स योर कॉल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले. आई होप सभी लोग अपनी तरफ से तो बढ़िया ही कर रहे हैं. आपकी ट्यूनिंग जहां बैठे, आपको जहां लगे कि हाँ यार, दिस इज द वे टू गो, या दिस इज द वे आई लाइक, देन ऑब्वियसली यू कैन ज्वाइन. तो बाकी सारा डिटेल जो है वो मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा मेरा बच्चा. आई होप आज हमने कुछ 10 12 13 14 क्वेश्चंस किए हैं, वो देख लेना कितने करें. आई थिंक 12 22 के भी किए, 23 के भी किए, 24 के भी किए, 25 के भी किए. लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, हमने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, हम उसकी हिस्ट्री में चले गए कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का रहा होगा, कौन से चैप्टर का रहा होगा, कौन से सेमेस्टर का रहा होगा, कौन सी बुक का रहा होगा, और बुक में भी कौन से पेज का रहा होगा. और अगर आपको लगता है सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन पे मैंने किया, आप भी यही, मैं भी यही, अगर 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना आपके लिए, 5,000 के 5,000 में आपको मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस बुक का, इस सेम का, इस पेज पे था. वो फिर आपकी कमांड आएगी, विच इज लाइक फिर कंपेरेबल नहीं है वो. सो ठीक है जी, आई होप सभी को क्लियर रहा. बाकी सारा मॉड्यूल जो है, सारा शेड्यूल जो है, अगेन हाँ, लाइव क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा भी ले सकते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्यूट. सेम 5 की क्लास से अलग रहेगा. सेम 5 की क्लास से क्या लेना देना इसका? सेम 5 का जो आप टॉपिक करोगे वो यूज होगा इसमें, नो डाउट. लेकिन अभी तो आप माइक्रो से शुरू करोगे ना, तो बिल्कुल पहले इंट्रोडक्टरी माइक्रो आएगी, फिर इंटरमीडिएट 1 आएगी, फिर इंटरमीडिएट 2 आएगी. माइक्रो को पहले कंसोलिडेट करेंगे. माइक्रो, देखो, मैं कंज्यूमर थ्योरी खत्म करने के बाद, कंज्यूमर थ्योरी का मतलब समझ लो वेरिएंट के रिस्क एंड अनसर्टेनिटी तक करने के बाद, फिर मैं प्रोड्यूसर थ्योरी ना करके पहले मैक्रो शुरू करूंगा. फिर आधी मतलब आधी तो नहीं, मतलब 25% मैक्रो खत्म कर दूंगा. उसको भी ऐसे हाँ, उसको भी ऐसे ही पढ़ाएंगे. मैक्रो पढ़ना तो थोड़ा और फन रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैक्रो बोरिंग लगते हैं ना, रट्टा लगाता है.
चले, एनीवेज आई होप ठीक रही आपके लिए ये क्लास। बाकी जो भी डिटेलिंग चाहिए व्हाट्सएप कर लीजिएगा मुझे।